मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे होती है? अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वह कहाँ से ली गई है? अशोक के शासनकाल में प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? गुप्त शासकों में किसने सर्वाधिक अभिलेख जारी किया? और शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? चलो, ऐतिहासिक कालखंड में ही अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक कालखंड में ही बिहार में घूमना है, ऐतिहासिक कालखंड में ही अभी हम लोग चल रहे हैं। तो पहला वाला पॉइंट्स आपके सामने, आंसर करो भाई, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे होती है, जो कि बार बार ये हम लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाता है भाई। चलिए, किससे ये तुलना होती है ये आपको बताना है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किसी को पता है? ध्यान रखना दोस्तों, ये तुलना होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किससे होती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होती है। आप में से काफ़ी लोगों ने अर्थशास्त्र आंसर किया था भाई, ये बढ़िया था कि आपने बहुत बढ़िया आंसर किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी है वो परिभाषा वास्तव में कहाँ से ली गई है? ध्यान रखना दोस्तों, उसको राहुलोवाद सुत्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? राहुलोवाद शुत्त से लिया गया है, जो कि विशेष है। ये वाद हम लोगों को बौद्ध धर्म में ही मिलता है। कहाँ पर? बौद्ध धर्म का ही ये वाद है। अशोक के शासनकाल में प्रांतों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो 5 भागों में दोस्तों इसने अपने प्रांतों को बांटा था, 5 भागों में। गुप्त शासकों में किसने सर्वप्रथम अभिलेख जारी किए थे? तो गुप्त शासकों में सबसे पहले कुमार गुप्त ने अभिलेख जारी करने का कार्य आरंभ किया। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था भाई? शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद। इसका असली नाम क्या था भाई? फरीद था। क्या था? फरीद इसका असली नाम था। ये यहाँ से ध्यान रखना है। हाँ, तो चलो भाई, ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स यहाँ से संकलित करिए, फिर अगले पेज पर चलेंगे। स्क्रीनशॉट इसका रखते हुए चलिए, क्योंकि दोस्तों ऐतिहासिक कालखंड में ये सब के सब हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। हो जाएगा सभी का? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पर आइए। चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध अगर देखा जाएगा तो चौसा का युद्ध दोस्तों ये शेर शाह सूरी, किसके बीच में? शेर शाह सूरी व हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। ये ध्यान रखना है। शेर शाह सूरी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो 1545 का इसका ये अभियान था। अंतिम अभियान इसको कहा जाता है 1545, और ये है कालिंजर दुर्ग का अभियान। इस दुर्ग को अगर देखा जाएगा तो ये वर्तमान में आपको बांदा में मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। पद्मावत के रचनाकार कौन थे? तो पद्मावत को लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना होती है पद्मावत 678। ये यहाँ से नोट करेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर आइए। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये रोड शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था, जिसको हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में मकबरा है, और ये सासाराम रोहतास में है। कहाँ पर है भाई? रोहतास के अंदर। तो शेर शाह का मकबरा, ये यहाँ से ध्यान रखना है। 10 ऐतिहासिक कालखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, और सभी आपके एग्जाम में छपेंगे। यानी यहाँ पर भी हिस्ट्री की ही लगातार चर्चा हो रही है। तो चलिए भाई, जरा हिस्ट्री के कुछ चर्चित प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ें। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली बनी थी? जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, इसकी घोषणा कब कर दी गई थी भाई? इसकी घोषणा 1911 में कर दी गई थी, और ये सफल स्थानांतरण जो है ये 1912 में हो गया। तो उसमें वायसराय कौन था, यही आपको चिन्हित करके इसमें से बताना है। तो कौन था भाई? तो कौन यहाँ पर बना हुआ था? तो उस समय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ये स्थानांतरण हुआ था। हार्डिंग द्वितीय, बहुत बढ़िया भाई। तो ये हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर देखा जाए
तो कौन आते हैं, सी राजगोपालाचारी का नाम दर्ज होता है। किसका नाम दर्ज होता है, सी राजगोपालाचारी का। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया कि भारतीय भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, और ये काम किसने किया था, ये काम किया था दोस्तों डलहौजी ने। किसने किया था, डलहौजी ने ये कार्य किया हुआ था, ये यहाँ से ध्यान रखना है। किसने किया था, डलहौजी ने। सही है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय के तौर पे किसका नाम दर्ज होता है, प्रथम भारतीय के तौर पे तो कौन आते हैं भाई, कौन आते हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम दर्ज होएगा, ध्यान रखना है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। हालांकि दोस्तों एक नाटक जैसा ही था, बाद में इसको वापस ले लिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ये यहाँ ध्यान रखना है दोस्तों, किसके ऊपर चलाया गया था, तो कौन आता है, तो वारेन हेस्टिंगस के ऊपर चलाया गया था। हेस्टिंगस के ऊपर चलाया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल महाभियोग जिस पर चलाया गया था, तो ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था भाई, लॉर्ड कर्जन, जिस पर महाभियोग चलाया गया था। कर्जन का नाम भी इसमें दर्ज हो जाता है, इस पर भी महाभियोग चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर के दोस्तों तेजी से, सक्रियता से उसने कार्य भी किया था। तो इसमें अगर देखा जाए तो किसका नाम जुड़ता है भाई, डलहौजी का नाम जुड़ेगा, लॉर्ड डलहौजी आ जाता है। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था, वो भारतीय राज्य है पंजाब। इसने स्वतः समर्पण कर दिया था, ये ध्यान रखना है। भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है, तो अंतिम वायसराय अगर देखा जाएगा तो माउंट बेटन को। किसको, माउंट बेटन को हम लोग मानते हैं भाई, ये ध्यान रखना है। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय भी माउंट बेटन ही था यहाँ का वायसराय, ये आपको ध्यान रखना है। कौन था भाई, माउंट बेटन ही था, ये यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आइए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो इसमें भी दोस्तों माउंट बेटन ही था, ये यहाँ से ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर भी माउंट बेटन को ही बनाया गया था, माउंट बेटन को बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। और प्रथम भारतीय के तौर पे क्या हो जाते हैं, सी राजगोपालाचारी। कौन हो जाते हैं, सी राजगोपालाचारी, ये ध्यान रखना है। हाँ, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो ये जनक हम लोग कहते हैं लॉर्ड रिपन को। किसको कहते हैं, लॉर्ड रिपन को, ये यहाँ से ध्यान रखना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, दोस्तों इसको अगर देखा जाए थोड़ा सा, इस पर अगर हम लोग विचार करें तो इसके आंसर को थोड़ा सा फिर से सावधानी से करिए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर ब्रिटिश के बारे में बात नहीं कर रहा, तो भारत का अंतिम गवर्नर अगर देखा जाए तो प्रथम भारतीय जो बनाया गया था, प्रथम भारतीय वह यही अंतिम हो जाएंगे, यही क्या हो जाएंगे, अंतिम हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है कि ये अंग्रेज़ हैं। अगर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हम लोग देख लेंगे तो राजगोपालाचारी हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों में तो भाई अंतिम हो गया था माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन को बनाया गया था, क्योंकि 1947 के अधिनियम में वायसराय के पद को फिर से क्या कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया था। तो ऐसी दशा में स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन बनाया गया था, और दूसरा प्रथम भारतीय और अंतिम कौन हो जाएंगे भाई, सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। इस प्रश्न में इतना हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है,